Hello everyone, welcome back. I hope you all are doing well. हमने अपने पिछले लेक्चर से सेल ऑर्गेनल्स को वन बाय वन डिस्कस करना स्टार्ट किया था. उसी कॉन्टिन्यूएशन में आज हम डिस्कस करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया. Mitochondria, they are also known as the powerhouse of cell. Powerhouse means that they provide energy. जैसे जो हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो एक पावर हाउस से आती है, इसी तरीके से जो हमारे सेल हैं उनके पास जो एनर्जी पहुंचती है वो माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू ही आती है. माइटोकॉन्ड्रिया जो है वहाँ पे एटीपी का जनरेशन होता है, एटीपी फॉर्मेशन. एटीपी जो है वो हमारी एटीपी को हम बोलते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल. एटीपी इज़ नोन एज द एनर्जी करेंसी. हमारे सेल में, हमारी बॉडी में हमें जो भी एनर्जी मिलती है दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ एटीपी ही. जो हमारी बॉडी है वो एटीपी की फॉर्म में ही एनर्जी को यूटिलाइज कर सकते हैं. तो फाइनली जो मॉलिक्यूल बनता है जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है दैट इज़ एटीपी, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल. तो आज हम डिस्कस करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर एंड उसके फंक्शंस के बारे में. Mitochondria, unless specifically stained, are not easily visible under the microscope. जब तक हम माइटोकॉन्ड्रिया को स्टेन करके नहीं देखते हैं, unless वो उनको हम स्पेसिफिकली स्टेन नहीं करते हैं, they are not easily observed under the microscope. Janus green stain is used to visualize mitochondria. ये स्टेन है, इसका नाम आपको याद रखना है, ये इम्पॉर्टेंट है. जेनस ग्रीन स्टेन इज़ यूज टू विजुलाइज माइटोकॉन्ड्रिया. स्टेनिंग के बाद जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो कुछ इस तरीके के दिखते हैं जब हम उसको एक पर्टिकुलर स्टेन के साथ विजुलाइज करते हैं. तब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के साइज़ की. जो साइज़ है वो वेरिएबल होता है. हर एक सेल टू सेल जो है वो डिपेंड करता है. जो साइज़ है वो वेरिएबल है. साइज वेरिएबल डिपेंड अपॉन सेल टू सेल जो है वो वेरी करता है. सेल टू सेल जो साइज़ है वो वेरी करता है. उसका जो डायमीटर होता है इट इज़ 0.2 माइक्रोन मीटर टू 1 माइक्रोन मीटर. 0.2 to 1 माइक्रोन मीटर. माइक्रोन मीटर रेफर्स टू 10⁻⁻⁻6 मीटर. लेंथ जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया की it ranges between 1.0 माइक्रोन मीटर to 4.1 माइक्रोन मीटर. तो हर एक सेल के अंदर इसका जो साइज़ है वो वेरी करता है. नेक्स्ट वी कम टू द शेप ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. शेप जो है वो सुसाज शेप्ड और सिलेंड्रिकल, इस तरीके की जो कुछ शेप है वो माइटोकॉन्ड्रिया की होती है. जो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की हर एक सेल के अंदर कितने माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं, इट वेरी डिपेंडिंग अपॉन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल. कि सेल क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है उसके बेसिस पे जो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया हैं वो वेरी करते हैं. सपोज़ कोई हमारी बॉडी के अंदर ऐसा सेल है जहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, जैसे कि मसल जब कॉन्ट्रैक्शन करते हैं. सपोज़ जब हम रनिंग करते हैं तो उस टाइम पे जो मसल्स हैं वो एक्टिवली कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करती हैं, तो उस टाइम पे वहाँ पे बहुत ज़्यादा एटीपी की ज़रूरत होती है. तो वहाँ पे जो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया हैं वो ज़्यादा होते हैं. इसी तरीके से जो सेल है, हर एक सेल के अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है. वो सेल क्या, उसकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी क्या है, उसके बेसिस पे जो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया हैं दे डिपेंड एंड दे आर वेरिएबल. नेक्स्ट वी कम टू द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है. हमने पढ़ा था एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं, मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल्स होते हैं, देन वी हैव डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स. माइटोकॉन्ड्रिया इज़ वन ऑफ द डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स विद एन आउटर मेम्ब्रेन एंड एन इनर मेम्ब्रेन. उसका जो ल्यूमेन होता है इट इज़ डिवाइडेड इनटू ल्यूमेन, जो कि इनसाइड का जो स्पेस है, इनसाइड ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया को हम बोलते हैं ल्यूमेन. सपोज ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, ये जो अंदर वाला स्पेस है इसको हम बोलेंगे ल्यूमेन. ये जो भी स्पेस है अंदर, जो भी स्पेस बच जाता है उसको हम बोलते हैं ल्यूमेन. जो ल्यूमेन है माइटोकॉन्ड्रिया का उसको हम दो डिस्टिंक्ट एक्वस कंपार्टमेंट्स, एक्वस रेफर्स टू वाटर, वोटरी कंपार्टमेंट्स दो डिवाइड करते हैं. वन इज़ द आउटर कंपार्टमेंट एंड द सेकेंड इज़ द इनर कंपार्टमेंट.
जो आउटर कंपार्टमेंट है उसको हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस भी बोलते हैं। आउटर कंपार्टमेंट इज ऑल्सो नोन एज द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इंटर मीन्स बिटवीन 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 द मेम्ब्रेन्स। ये जो है एक नैरो स्पेस होता है बिटवीन द आउटर मेम्ब्रेन एंड द इनर मेम्ब्रेन। जो आउटर कंपार्टमेंट है उसको हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस भी बोलते हैं, और ये जो है स्पेस होता है बिटवीन द आउटर मेम्ब्रेन एंड द इनर मेम्ब्रेन। और जो इनर कंपार्टमेंट है उसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, और आउटर कंपार्टमेंट और इनर कंपार्टमेंट ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। मेम्ब्रेन दो हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन है, एक इनर मेम्ब्रेन है। ये आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। इन दोनों के बीच का जो स्पेस है, ये वाला जो स्पेस है, इसको हम बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस या फिर आउटर कंपार्टमेंट। और इस तरीके से ये वाला जो स्पेस, ये वाला जो रीजन है जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर है, इसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स, जो इनर कंपार्टमेंट है। इस इनर कंपार्टमेंट के अंदर क्या होता है, दे आर रिच इन एंजाइम्स ऑफ क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल जो है वो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी हम इसको बोलते हैं। ये जब हम ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन, ग्लूकोज का जब हम ब्रेक डाउन पढ़ेंगे कि ग्लूकोज हमें किस तरीके से एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि क्रेब साइकिल, डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्रेब साइकिल क्या होती है। तो जो क्रेब साइकिल के जो एंजाइम्स हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इनर कंपार्टमेंट या फिर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये आपको याद रखना है, ये पूछा जा सकता है कि जो क्रेब साइकिल है उसके जो एंजाइम्स हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट है। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ये प्रॉपरली याद रखना है कि मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट है। ऑप्शन में दे देंगे आपको आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस या फिर मैट्रिक्स, तो वो मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जो एंजाइम्स हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के, दे आर प्रेजेंट इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। कंपार्टमेंट मैट्रिक्स के अंदर क्रेब साइकिल के एंजाइम्स प्रेजेंट हैं, और जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है उसके जो एंजाइम्स हैं वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट हैं। ये आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का। ये जो है हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन है, देन वी हैव द इनर मेम्ब्रेन। इन दोनों के बीच का जो स्पेस है उसको हम बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, IMS, या फिर हम इसको आउटर कंपार्टमेंट भी बोलते हैं। मैट्रिक्स जो है वो इनर कंपार्टमेंट है, जो कि साइड मतलब इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो स्पेस है उसको हम बोलेंगे मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इज रिच इन एंजाइम्स ऑफ क्रेब साइकिल। और जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जो एंजाइम्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब साइकिल, ये सब हम डिस्कस करेंगे जब हम ग्लूकोज के ब्रेक डाउन को पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं एक स्ट्रक्चर क्रिस्टाई। ये जो है वो इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। जो आउटर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की, इट फॉर्म्स द कॉन्टिन्यूस लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ द ऑर्गेनल। जो ये आउटर मेम्ब्रेन है वो इस तरीके से कॉन्टिन्यूस होती है, कोई भी उसके अंदर कोई भी फोल्डिंग्स वगैरह कुछ भी नहीं है, वो कॉन्टिन्यूस मेम्ब्रेन है। और लिमिटिंग बाउंड्री मतलब वो माइटोकॉन्ड्रिया को बाकी की साइटोप्लाज्म से डिस्टिंग्विश करती है। तो ये हो गया हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन। लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन है, इट फॉर्म्स अ नंबर ऑफ इनफोल्डिंग्स कॉल्ड द क्रिस्टाई टुवर्ड्स द मैट्रिक्स। इस तरीके से जो इनर मेम्ब्रेन है वो नंबर ऑफ इनफोल्डिंग्स बनाती है। तो ये हमारे पास होगी आउटर मेम्ब्रेन, ये होगी हमारे पास इनर मेम्ब्रेन, और ये जो इनफोल्डिंग्स हैं इनको हम बोलते हैं क्रिस्टे, और ये जो अंदर का स्पेस बच गया इसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, तो आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन जो है वो बहुत सारी इनफोल्डिंग्स बनाती है टुवर्ड्स द मैट्रिक्स, इसको हम बोलते हैं क्रिस्टे। जो क्रिस्टे हैं दे इंक्रीजेस द सरफेस एरिया ऑफ द इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन, और इस तरीके से जो इसकी इनफोल्डिंग्स जो आपको दिख रही हैं इनको हम बोलते हैं क्रिस्टाई। एक बार मैं दोबारा बना देती हूँ ये स्ट्रक्चर। सपोज ये है हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन, फिर हमारे पास आएगी इनर मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सारी इस तरीके की इनफोल्डिंग्स होती हैं। ठीक है, ये जो अंदर वाला स्ट्रक्चर है ये हमारे पास हो गया मैट्रिक्स। ठीक है, ये हमारे पास है आउटर मेम्ब्रेन, ये है इनर मेम्ब्रेन और मैट्रिक्स, एंड देन दीज आर द, ये जो इनफोल्डिंग्स अंदर की तरफ जा रही हैं दे आर क्रिस्टे। और क्रिस्टे का क्या फंक्शन है, दे इंक्रीजेज द सरफेस एरिया।
तो ये हमने डिस्कस कर लिया माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर के बारे में। यहाँ से आपको इम्पोर्टेंटली क्रिस्टा याद रखना है कि क्रिस्टा क्या होता है, इनर मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग्स हैं। मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स के अंदर कौन से एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर कौन से एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस क्या होता है। मेजर यही पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, यही आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और एक जो जेनस ग्रीन स्टेन है जो कि विजुअलाइज करने में हेल्प करता है, माइटोकॉन्ड्रिया को स्टेन करने में हेल्प करता है। ये 4-5 चीज़ें जो हैं वो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट वी कम टू द फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अभी हमने पढ़ लिया कि माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर क्या है। अब हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। सबसे पहले हम बात करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमें पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया परफॉर्म्स क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल के एंजाइम्स अगर माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट है तो वहीं पे क्रेब साइकिल होगी। इट एक्ट्स एज द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। ऑक्सीजन जो है वो यूज़ होती है एज अ टर्मिनल ऑक्सीडेंट और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होते हैं। ये हम डिस्कस करेंगे। ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस ग्लूकोज कैसे पायरूवेट में कन्वर्ट होता है। उसके बाद पायरूवेट एसिटाइल कोएंजाइम के अंदर कन्वर्ट होता है और उसके बाद एसिटाइल कोएंजाइम जो है वो क्रेब साइकिल के अंदर जाता है और वहाँ से हमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज़ होती है और ऑक्सीजन फाइनली यूज़ होकर हमें एटीपी प्रोवाइड करती है। सबसे पहले हमारे पास होता है ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज हमें पता है कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। ग्लूकोज बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस होता है। ग्लाइकोलाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। तो एक जो ग्लूकोज मोलिक्यूल है वो 2 मोलिक्यूल्स ऑफ पायरूवेट के अंदर कन्वर्ट होता है बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से स्टेप्स बीच में आते हैं। अभी के लिए आप एक ओवरव्यू के लिए याद रख सकते हैं कि ग्लूकोज से हमारे पास बनेगा पायरूवेट बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। देन पायरूवेट जो है वो एसिटाइल कोएंजाइम के अंदर कन्वर्ट होगा। ये जो रिएक्शन है ग्लूकोज से पायरूवेट वाली, ये जो रिएक्शन है वो हमारे साइटोप्लाज्म में होती है। साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल के अंदर ये रिएक्शन होती है, साइटोप्लाज्म। उसके बाद जो एसिटाइल कोएंजाइम है इट इज़ ट्रांसपोर्टेड टू द माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया क्योंकि क्रेब साइकिल होनी है, इसके बाद एसिटाइल कोएंजाइम जो है वो क्रेब साइकिल मतलब जो इनिशियल प्रोडक्ट है वही फाइनल प्रोडक्ट है और यहाँ पे हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगी और फाइनली जो भी हमारे पास एटीपी NADPH जो भी बनेंगे वो फाइनली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू एटीपी फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो साइट है एरोबिक रेस्पिरेशन का। ये एक बेसिक ओवरव्यू है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम ग्लूकोज के ब्रेकडाउन को और एनर्जी कैसे बनती है, एटीपी कैसे बनता है उसको डिस्कस करेंगे। जो नेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास दैट इज पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। इट प्रोड्यूसेस सेल्यूलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी थ्रू ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सेल्यूलर एनर्जी प्रोवाइड करता है, जो सेल है उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी की फॉर्म में थ्रू ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन। ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन, क्रेब साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस, ये हम डिस्कस करेंगे आगे। अभी के लिए आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी फॉर्मेशन होता है और एटीपी ही है जो हमारी सेल को, हमारी बॉडी को फाइनली एनर्जी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट वी कम टू थर्मोजेनेसिस। अब हम इस वर्ड को स्प्लिट करते हैं, थर्मोजेनेसिस। थर्मो मीन्स हीट, टेम्परेचर से रिलेटेड होता है। जैसे हम थर्मामीटर बोलते हैं तो वो टेम्परेचर को मेजर करता है। इसी तरीके से थर्मो मीन्स हीट एंड जेनेसिस मीन्स हीट जनरेशन। सो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो थर्मोजेनेसिस के अंदर भी हेल्प करता है। हमें पता है कि हमारे बॉडी के अंदर कुछ टिश्यूज़ ऐसे होते हैं जो हीट जनरेट करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि हमारे पास ब्राउन एडिपोज टिश्यू, इट हेल्प्स इन हीट जनरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन्स हैं वो लीकी मेम्ब्रेन होती हैं। उससे क्या होता है, जनरली हमारे पास होना चाहिए एटीपी सिंथेसिस। नॉर्मल कंडीशन के अंदर एटीपी सिंथेसाइज होना चाहिए जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। लेकिन कुछ केसेस के अंदर क्या होता है कि एटीपी जनरेट नहीं होता है
और जो ये एनर्जी है इट इज़ रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट। हमें पता है कि एटीपी कैसे बनेगा, कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर होगी किसी ना किसी फॉर्म में, उसी से एटीपी बन रहा है। लेकिन जब थर्मोजेनेसिस होना होता है तो वहाँ पे एटीपी फॉर्मेशन नहीं होता है, जो एनर्जी स्टोर्ड है इट इज़ रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट। ब्राउन एडिपोज टिश्यू जो होता है इट हेल्प्स इन थर्मोजेनेसिस। जो नेक्स्ट मेजर फंक्शन है माइटोकॉन्ड्रिया का दैट इज मैटरनल इनहेरिटेंस। मैटरनल मीन्स मदर, रेफर्स टू मदर। इनहेरिटेंस हम जनरली बोलते हैं कि जो हमारे जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो हाफ ऑफ द क्रोमोसोम्स जो है वो हमारे फादर से आते हैं एंड हाफ ऑफ द क्रोमोसोम्स जो है वो मदर से आते हैं। जो नॉर्मली होता है कि हमारे हाफ क्रोमोसोम्स, वी हैव 46 क्रोमोसोम्स, 23 ऑफ द क्रोमोसोम्स दे कम फ्रॉम फादर, और जो बाकी के 23 क्रोमोसोम्स हैं वो मदर से आते हैं। ये होता है नॉर्मल इनहेरिटेंस पैटर्न। लेकिन मैटरनल इनहेरिटेंस क्या होता है? ये जो 23 हाफ जो आए हैं उसको हम बोलते हैं मेंडेलियन इनहेरिटेंस। मैटरनल इनहेरिटेंस की जब हम बात करते हैं, हमें पता है कि एक जाइगोट जब बनता है, जाइगोट, सो वी हैव अ स्पर्म सेल एंड वी हैव अ ओवम। So a sperm and a ovum they fuse together to form a zygote. Zygote. ठीक है, स्पर्म सेल एंड ओवम जो है वो फर्टिलाइज होंगे, दे विल फॉर्म अ जाइगोट, और फिर जाइगोट से ही हर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो बनता है। जाइगोट के अंदर मल्टीपल डिविजन्स होते हुए उसके बाद ही एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो बनता है। तो ये जो स्पर्म है, स्पर्म कम्स फ्रॉम द फादर, एग और ओवम इट कम्स फ्रॉम द मदर। मतलब इसको ये गैमीट्स होते हैं हमारे पास। सो स्पर्म जो है वो फादर का गैमीट है एंड ओवम इज मदर्स गैमीट। तो जब ये गैमीट्स आपस में फर्टिलाइज करेंगे तो जाइगोट हमारे पास बन जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम मैटरनल इनहेरिटेंस की बात कर रहे थे। मैटरनल इनहेरिटेंस के अंदर क्या होता है, जो ओवम होता है, ओवम जो है वो साइज़ में काफ़ी बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू स्पर्म। और स्पर्म जब फर्टिलाइज करता है तो उसका जो सिर्फ न्यूक्लियस वाला जो पोर्शन होता है, न्यूक्लियस और जो हेड रीजन है जहाँ पे क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, सिर्फ वही एंटर करता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। जो टेल रीजन है या फिर जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया जो भी प्रेजेंट है, वो सब एंटर नहीं करते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। वही रीजन जो सिर्फ जो न्यूक्लियस वाला रीजन है जहाँ पर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, सिर्फ वही जो एरिया है वही एंटर करता है एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो जो जाइगोट बनता है उसके अंदर जो मेजरली जो साइटोप्लाज्म आता है वो मदर से आता है, मतलब ओवम से आता है। ठीक है, तो जो हमारे पास जाइगोट बनेगा वहाँ पे जो मेजरली जो साइटोप्लाज्म आता है वो मदर से आता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया जो होंगे वो सारे के सारे मदर के होंगे, और हमें पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का डीएनए होता है। तो वो जो डीएनए है वो कुछ ना कुछ जीन्स को एनकोड करेगा, कुछ ना कुछ प्रोटीन्स बनाएगा। तो इस तरीके के जो इनहेरिटेंस है उसको हम मैटरनल इनहेरिटेंस बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया टेक पार्ट इन द डायरेक्ट ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम मदर टू द ऑफस्प्रिंग, क्योंकि हमें पता है कि जो साइटोप्लाज्म है वो मेजरली ओवम से आता है। साइटोप्लाज्म ऑफ जाइगोट इज मेनली फॉर्म्ड ऑफ द साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम। तो वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए प्रेजेंट है, कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं, तो वो डायरेक्टली मदर के थ्रू आए हैं, तो इसलिए हम उसको मैटरनल इनहेरिटेंस बोलते हैं। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी स्टडी मेंडेलियन इनहेरिटेंस, जहाँ पर जो हाफ ऑफ द क्रोमोसोम्स हैं दे आर कमिंग फ्रॉम फादर एंड हाफ ऑफ द क्रोमोसोम्स दे आर कमिंग फ्रॉम मदर। मैटरनल इनहेरिटेंस को हम दोबारा डिस्कस करेंगे। अगर आपको लगता है कि आपको यहाँ पे समझ नहीं आया तो मैं इसके ऊपर एक डिटेल में अलग से वीडियो भी बना सकती हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा अगर आपको ये समझ नहीं आया है तो। आगे हम डिस्कस करते हैं कि जो मैट्रिक्स है माइटोकॉन्ड्रिया की, मैट्रिक्स हमने पढ़ा था, जो इनर कंपार्टमेंट है इट पोजेसेस सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल, 70s राइबोसोम एंड कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फिजन।
जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है उसका खुद का डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है, सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल। 70s राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। जो साइटोप्लाज्म के अंदर जो राइबोसोम्स नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं वो 80s टाइप के होते हैं, लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके अंदर जो एंजाइम्स प्रेजेंट है दे आर ऑफ द 70s राइबोसोम्स। एंड कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, एक माइटोकॉन्ड्रिया से दो माइटोकॉन्ड्रिया बन जाते हैं, इसको हम बोलते हैं फिजन। जैसे कि अमीबा के अंदर हमने पढ़ा था, अमीबा जो है वो बाइनरी फिजन से डिवाइड करता है, तो इसी तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया भी जो है, वन माइटोकॉन्ड्रिया स्प्लिट्स इनटू टू, दिस प्रोसेस इज नोन एज फिशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए प्रेजेंट है, राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं, 70s टाइप ऑफ राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का डीएनए भी प्रेजेंट है और हमें पता है कि न्यूक्लियस के अंदर भी डीएनए प्रेजेंट होता है, इसलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल भी बोलते हैं। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल। सेमी मीन्स हाफ एंड ऑटोनोमस मीन्स डिपेंडेंट। हाफ डिपेंडेंट मतलब वो खुद भी अपने प्रोटीन्स सिंथेसाइज कर सकता है और वो न्यूक्लियस के ऊपर भी डिपेंडेंट है फॉर सर्टेन प्रोटीन्स, इसलिए हम उसको बोलते हैं सेमी ऑटोनोमस मीन्स हाफ एंड ऑटोनोमस मीन्स डिपेंडेंट। हाफ वो डिपेंडेंट है और हाफ वो इंडिपेंडेंट है, मतलब आधे वो प्रोटीन्स अपने खुद के डीएनए से बना सकता है और कुछ प्रोटीन्स उसको चाहिए जो न्यूक्लियर डीएनए है वो बना के दे, इसलिए हम उसको बोलते हैं सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपना खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, 70s राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। क्वेश्चन है आपके लिए, विच इज़ नॉट करेक्ट अबाउट द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन्स के बारे में कौन सी स्टेटमेंट ठीक नहीं है। द आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म्स द कॉन्टिन्यूस बाउंड्री ऑफ द ऑर्गेनल। The enzymes of electron transport chain are embedded in the outer membrane. The inner membrane is convoluted to form a series of enfoldings, and fourth option is none of the above. इसका करेक्ट आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।